वाले राजीव गोस्वामी खुद पिछड़े वर्ग से थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब सबको ये समझ आ रहा है कि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, हमारा हक छिना है, हमारे हिस्से की हकमारी हुई है। हम लोग सब लिस्ट बनाए कौन कौन गिरफ्तारी देंगे, और गिरफ्तारी हम सिर्फ और सिर्फ अडानी, अंबानी और ये सब जो 10-15 लोगों की लिस्ट हम तैयार कर लेंगे, वहाँ प्रदर्शन करने शुरू करें। और ये लड़ाई रोड पे बड़े पैमाने पर लड़नी पड़ेगी, छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा। जैसे हमारे वकील साहब बोल रहे थे, कहते हैं अगर भारत गौरवशाली राष्ट्र पुनः बने तो हमें बौद्धमय भारत का निर्माण करना होगा, जो बाबा साहब का सपना भी था, और हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। अब हम पूरे इस देश के अंदर पेड़ों की गिनती हो सकती है, जानवरों की गिनती हो सकती है, इस देश के नलकूपों की गिनती हो सकती है, तो हमारे ओबीसी समाज की गिनती, हमारी SC/ST समाज की गिनती किस जाति का हक खा रहा है? कौन दलित महादलित का हक खा रहा है? कौन महादलित दलित का हक खा रहा है? ये सरकार बताए। हमारा बहुसंख्यक समाज को बांटने का काम न करे। इन मनवादी समाजियों के आंखों में आंखें डालो और संसद की तरफ कूच करो और अपनी पार्टी से जुड़े, अपनी संस्था से जुड़े, अपने समाज से जुड़े तमाम लोगों को प्रेरित करो। अगर हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कितना समय लगा, हम इसकी व्याख्या में नहीं जाना चाहते, पर 2014 के बाद इसको एक कानूनी मान्यता भी मिली, और बीते वर्षों में जो कुछ हुआ है, और अभी भी आपने जो कुछ आप 1 वर्ष वह भारत की सरकार को चलाने में नाकामयाब है, और इसलिए वो सरकार जिसका कोई गम नहीं, उसका कोई बम नहीं, और उसका मुसीबत का कोई हम नहीं, ये नारा मानवर काशी राम जी ने बहुजन का बात करेगा, वही देश का राज करेगा। जय हिंद, जय हिंद। है वो अनैतिक जीवन नहीं जी सकता। साहू जी महाराज, पेरियार वी रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, दलई सिंह यादव, मानवर कांसीराम सहित तमाम बहुजनों के महापुरुषों व ऋषि मुनियों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबको क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ और विनम्र नमो बुधाई करता हूँ। मुझे कृपया मेरा समय बता दिया जाए, फिर मैडम बीच में उठते ना आए, मैं उतनी देर में अपनी बात खत्म कर दूंगा। कितना टाइम आप मुझे दे रहे हैं? 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन क्या 90 तो छोड़िए, क्या 30% भी इस देश के 90% समाज को मिल रहा है? जो लोग देश के मेहनत का समाज है, जो उत्पादन का काम करता है, जो निर्माण का काम करता है, जिन्होंने भारत के निर्माण में अपने पुरखों को खोया है, आज उनको अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। और विदेश से आकर हमारे बहुजनों से, हमारे पूर्वजों से छल कपट से सब कुछ छीनने वाले देश के सभी संसाधनों पे काबिज हैं। लेकिन सवाल एक है, 90 क्या वास्तव में 90 है? अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछड़े वर्ग में गुर्जर समाज, यादव समाज, जाट समाज, तीनों पैसे में बहुत मजबूत है। वो अपने आप को पिछड़ा वर्ग में गिनते हैं। अब लड़ाई लड़े को यहाँ तो जो ओबीसी के हक और अधिकार के आरक्षण की लड़ाई को भी हमारे दलित समाज के लोगों ने दिल्ली में लड़ा 1990 में, जब मंडल कमीशन की घोषणा हुई थी, और सेल्फ यूनिट करने वाले राजीव
जो आज का मुद्दा भी है, बहुसंख्यकों की हकमारी रोकने वाजिब हिस्सेदारी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आप जरा समझिए कि ओबीसी के जब आरक्षण की बात के लिए काका कालंकर आयोग 1951 में बना, उसकी रिपोर्ट आई, वो खत्ते में डाल दी। 77 में मंडल कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, वो खत्ते में डाल दी। 7 अगस्त 1990 को किन परिस्थितियों में मंडल कमीशन की घोषणा हुई, वो शायद कुछ तो सीनियर साथियों को पता होगा। देवीलाल जी की सभा हुई थी, उनके हालात में वो घोषणा हुई, और उसके बाद जब इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से केस डला और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की जो घोषणा हुई थी, उसको कोर्ट ने स्टे कर दिया। 92 में जजमेंट आया, 93 में नोटिफिकेशन आया, उसके बाद लागू हुआ। लेकिन जब 10% जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की बात आई, पहले तो हम ये देखें, ओबीसी के आरक्षण की लंबी लड़ाई है, कुर्बानी देने वालों की लंबी लिस्ट है, कितने लोगों की इस आंदोलन में जान गई है, लंबी लिस्ट है। उसके बाद जाके थोड़ा बहुत मिला, और जिन्होंने मांगा नहीं, जिनको न कभी मांगना पड़ा न धरना प्रदर्शन करना पड़ा, उनको भारत सरकार ने 4 दिन के अंदर, एक दिन कैबिनेट में पास किया, अगले दिन लोकसभा में, वो भी उसका टाइम खत्म हो रहा था, एक दिन बढ़ाया गया, उससे अगले दिन राज्यसभा में तीसरे दिन, और चौथे दिन राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होकर नोटिफिकेशन भी चौथे दिन हो गया। अब सवाल एक और है, हम तो बात 49.5% की कर रहे हैं कि इतना तो दे दो, लेकिन इसमें कितना बड़ा खेल है, ये शायद कुछ पढ़े लिखे विद्वान साथी जो रिजर्वेशन पॉलिसी पे नजर रखते हैं, शायद वो उस बात को जानते होंगे। इसमें जो रोस्टर पॉइंट है, पहले वैकेंसी बेस्ड रोस्टर होता था, अब पोस्ट बेस्ड रोस्टर कर दिया। इस पोस्ट बेस्ड रोस्टर का कितना बड़ा नुकसान आपको हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। मैं एक मंत्री के तौर पे आपको आज बता रहा हूँ। चलो मैं अपने दिल्ली सरकार के एक विभाग की वैकेंसीज के बारे में बताता हूँ। ईवास हॉस्पिटल के अंदर 4 तरह की वैकेंसी 11 निकली, और ये जो रोस्टर का खेल है, ये बड़ा खतरनाक खेल है। उसमें हुआ क्या, रोस्टर में क्या है, आज जो रोस्टर लागू है, पहली वैकेंसी जनरल को जाती है, दूसरी जनरल को जाती है, तीसरी जनरल को जाती है, चौथी ओबीसी को जाती है, 5वीं जनरल को जाती है, 6ठी जनरल को जाती है, 7वीं एसटी को जाती है, और एसटी को तो जाके 14 नंबर इंतजार करना पड़ता है। तो ये जो 4 तरह की 11 वैकेंसी निकली, इन 4 तरह की 11 वैकेंसी का मतलब 44 पोस्ट। इस 11 में 7 पोस्ट जनरल कैटेगरी की, इस रोस्टर के हिसाब से। 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, 7 और 8, 2 पोस्ट ओबीसी की 10, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, सॉरी एससी की, एसटी को तो मिला ही नहीं, यानी ओबीसी और एससी मिलाकर 3, और एसटी की 0, और जनरल कैटेगरी और उसकी ईडब्ल्यूएस लगाकर जनरल कैटेगरी की हो गई 8, यानी 8 चौक 32 वैकेंसी 44 में से चली गई सीधे जनरल को। तो ये 49.5% जो हम बोलते हैं, आप जरा किसी कोई सारे गणित दिखला तो सब जानते होंगे भाई। 49.5% 44 का कितना हो गया, थोड़ा तो कैलकुलेट कर लो, कम से कम 21 तो मिलनी चाहिए, और 21 में हमें मिल रही है केवल 12। तो ये जो धोखा है, ये जो रोस्टर का धोखा है, इस रोस्टर के धोखे को तो हमारे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं, और ओबीसी के ज्यादातर लोग अपने आप को ओबीसी मानते नहीं। तो लड़ाई को लड़ा कैसे जाए? उन्होंने तो मनुस्मृति में तय कर दिया, ये ब्राह्मण का काम है, क्षत्रिय का काम है, वैश्य का काम है, शूद्र का काम है। 4 मंजिला इमारत है, उसमें कोई सीढ़ी नहीं है, जो जिस इमारत में उसी में रहेगा। कोई कितना ही विद्वान बन जाए और वो सोचे कि मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, नहीं बन सकता। और उस मनुस्मृति में मतलब कितना बड़ा खेल है, इस खेल को समझना पड़ेगा। अगर कोई किसी ब्राह्मण से पूछे तुम किस वर्ण में आते हो, वो कहेगा मैं ब्राह्मण वर्ण में आता हूँ, और जाति क्या है, जाति भी
क्षत्रिय से कोई पूछे तुम कौन से वर्ण में आते हो, वो कहेगा मैं क्षत्रिय हूं, और कहते हो सीना से बाहर निकालेगा। और जाति क्या है, जाति भी क्षत्रिय है। वैसे से कोई पूछे तुम कौन से वर्ण में आते हो, मैं वैसे में आता हूं, और जाति क्या है, जाति भी वैसे है। पर ये जो चौथा वर्ण है, एक भी आदमी ये नहीं कहता कि मैं शूद्र में आता हूं। वहां तो अपने आपको शूद्र मानते नहीं और वहां आपको शूद्र मानते हैं, और जब शूद्र मानते हैं तो आपको आपके अधिकार देने को तैयार नहीं है। तो हमें अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। हमारे पूर्वज बौद्ध थे। आर्यन से आने से पहले हमारी जो हड़प्पा संस्कृति थी, 200 विकसित शहर थे हमारे, 200 विकसित शहर, और हम सब लोग मिलजुल के रहते थे, उत्पादन का काम करते थे, निर्माण का काम करते थे, लेकिन रोटी बेटी रिश्ता आपस में था, चूंकि जाति नहीं थी। और जो लोग भारत में बाहर से आए, उन्होंने हमें हजारों जातियों में बांटकर, इस 90% को हजारों जातियों में बांट के इतना छोटा कर दिया कि आज आपस में एक दूसरे को कमजोर करने में लगे, एक दूसरे से लड़ने में लगे, बुद्धि उसकी चल रही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले तो हम समस्या को समझे, फिर उसके निदान की तरफ चले। भाई पहले प्राइवेट स्कूल तो आपने देखे नहीं होंगे, कोई प्राइवेट नहीं होता था, सारे सरकारी स्कूल होते थे। अब से 40 साल पहले अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, सभी उन्हीं सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो टीचर पक्षपात तो तब भी करता था, पर वो पक्षपात इतना करता था कि गरीबों के बच्चे को उठा के पीछे बिठा दे, अपने बच्चों को आगे बिठा दे। लेकिन पढ़ाता तो एक जैसा था। तो जब पढ़ाता एक जैसा था तो जिस बच्चे में दम होता था वो अपनी मेहनत से डॉक्टर अम्बेडकर मिल जाता था, वो अपनी मेहनत से डॉक्टर जगदीश प्रसाद मिल जाता था। लेकिन जब ये प्राइवेट होने लगा कि ये लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए रिजर्वेशन की वजह से और इनको जो पढ़ने लिखने का हक मिला है, इसकी वजह से धीरे धीरे आगे आने लगे हैं। अब इनके खेतों में मजदूरी कौन करेगा? इनको तो सस्ते मजदूर चाहिए कि फैक्ट्री में सस्ते मजदूर कहाँ से आएंगे? इन्होंने पॉलिसी बनाई कि भाई इनके रिजर्वेशन को किसी तरह खत्म करो और इनके पढ़ने लिखने के रास्ते बंद करो। आज की जो पॉलिसी है, मैडम मुझे रोकना है तो मैं रोक लेता हूँ। कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस आंदोलन को जीतने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ेगा। मैं वापस अपनी बात पे आ रहा हूं, जहां छोड़ी थी। इन्होंने क्या किया कि मैं इनके पढ़ने लिखने के रास्ते को दोबारा से बंद कर दूं, और साथ ही साथ इनके नौकरी में आने पर बंदिश लगा दूं। लेकिन बाबा साहब के संविधान की वजह से ना तो पढ़ना लिखना बंद किया जा सकता था, क्योंकि वोट की राजनीति है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। बाबा साहब इतनी बड़ी ताकत है कि अब वोट चाहिए, तो इस वोट के लिए रोक तो सकते नहीं था पढ़ने लिखने से, ना ही नौकरी में रिजर्वेशन को खत्म कर सकते थे। पर उन्होंने इनडायरेक्ट रास्ता चुना, धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू किया और प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। हालांकि आगे पिछले इन 30-40 सालों में सरकारी स्कूल पूरे देश के बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि पूरे देश के अंदर आपको अगर आंकड़े ना हो, 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी जनसंख्या कम हो गई है? जनसंख्या कम हुई है क्या? नहीं हुई। तो इसका मतलब स्कूल तो ज्यादा खुलने चाहिए थे, लेकिन सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं। और मीडियम दर्जे के पब्लिक स्कूल की फीस, बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और फिर ट्यूशन। बड़े से बड़े स्कूल के सारे पढ़ने वाले बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हैं। उसको सारे खर्चे को मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के खर्चे को अगर जोड़ ले, एक बच्चे की पढ़ाई पे 8 से 10 हजार रुपया महीना खर्च होता है। हर परिवार में मिनिमम 2 बच्चे भी मान लिए जाए तो 2 बच्चों की पढ़ाई पे 15 से 20 हजार रुपया चाहिए, और हमारे समाज के तो पूरे परिवार के लिए 15-20 हजार रुपया महीना है। तो इस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे स्कूलों में हमारे लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते को बंद किया और नौकरियों में ले आए निजीकरण में ठेकेदारी। आपको जानते ताजुब होगा, आजकल ज्यादातर वैकेंसीज को रेगुलर उस पर रखने की बजाय ठेकेदारी में रखा जा रहा है, और ठेकेदारी में ठेकेदार जब चाहे निकाल दे।
जा रहे हो तो आपको दिए 10,000 ला रहे। आपको जाके पता होगा, मैंने भी अपने यहाँ केस पकड़ा है अपने विभाग में, उनके सारे एम्प्लॉइज के खाते उसने खुद खोल रखे हैं, उसके ATM उनके पास है, खातेदार को यही नहीं पता उसकी कौन से अकाउंट में तनख्वाह जाती होगी, बाद में उसको कैश दे देते हैं, आधा वो ठेकेदार खा जाता है वहां से और सरकार से जो कमीशन लेता हुआ है। तो यहाँ तो हम बैठे हैं तो नजर करके हर चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी हर किसी के विभाग में जाकर पकड़ना बड़ा मुश्किल है। मेरा कहने का मतलब ये ठेकेदारी प्रथा ने हमारे समाज के विकास को रोक दिया है, हमें बर्बाद कर दिया है। और ये लड़ाई रोड पे बड़े पैमाने पर लड़नी पड़ेगी, छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा। जैसे हमारे वकील साहब बोल रहे थे, अब शायद चले गए, मेरे मित्र हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो कह रहे थे हमें जेल जाने के लिए संख्या बनानी पड़ेगी, कौन कौन जाने को तैयार है। मैं तो ये कह रहा हूँ जितनी हमारी 90% संख्या है, 90% संख्या का मतलब 115 करोड़ लोग कम से कम, उस 115 करोड़ लोगों में से केवल 1 करोड़ भी जेल जाने को तैयार हो जाए, मांगना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं मांगना पड़ेगा। ये तो जातिगत जनगणना है, ये तो जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और साथ में कोर्ट ये भी कहती है उसके लिए सर्वे होना चाहिए। अगर आपकी संख्या का ही नहीं पता तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कितना बनता है कैसे पता चलेगा। इसलिए जातिगत जनगणना का होना जरूरी है, ताकि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कितना बनता है, कितना देना है, ये सरकार तय कर सके। तो ये जातिगत जनगणना हर हालत में होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। तो ठेकेदारी प्रथा को भारत से खत्म किया जाना चाहिए, इसके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और हम तो इसीलिए कहते हैं कुर्सी टेम्परेरी, बहुत से लोग कहते हैं कुर्सी के बारे में सोचो, तो मैं कहता हूँ कुर्सी को मैं लेके पैदा नहीं हुआ, ये तो कभी किसी की परमानेंट रहेगी, मेरे से पहले भी मंत्री रहे, आज नहीं है, आज मैं वो मैं भी नहीं होगा, ये तो आती जाती रहती है। लेकिन ये समाज का मुद्दा और हमारा समाज, हमारे समाज के हक अधिकार ये हमेशा रहेंगे, ये हम लड़ने ये लड़ेंगे। पर्ची आती है, इसलिए मैं अपनी बात को ये कह के समाप्त करता हूँ, हो गए मायूस मायूस आँख से डलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। जय भीम। धन्यवाद। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, आयोजक महोदय, सामने बैठे बहुसंख्यक समाज के बुद्धिजीवी, हमारी बहनें, युवा साथियों, सभी को जय भीम। साथियों, सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार, लड़ई, फूले और तमाम बहुसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ने वाले उन बुद्धिजीवियों को चरणों में नमन करता हूं। आज इस सेमिनार के अंदर हम सभी इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हम सभी बहुसंख्यक समाज के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, हम लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। हम लोगों की ये मांग है कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, संसद में बैठे लोग हमारी जाति जनगणना करें। जब इस देश के अंदर पेड़ों की गिनती हो सकती है, जानवरों की गिनती हो सकती है, इस देश के नलकूपों की गिनती हो सकती है, तो हमारे ओबीसी समाज की गिनती, हमारी SC/ST समाज की गिनती, हमारे अल्पसंख्यक समाज की गिनती, हमारे आदिवासी समाज की गिनती क्यों नहीं हो सकती? ये सरकार बताए हमारी कहां पर कितनी हिस्सेदारी है, कौन यादव कुर्मी का हक खा रहा है, कौन कुर्मी किस जाति का हक खा रहा है, कौन दलित महादलित का हक
जय भीम, जय भारत। मैं जितनी देर यहाँ पर बैठा और जो कुछ बातें सुनी, हम ये महसूस करते हैं कि अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। और भी साथी जो कह रहे थे कि हम भी एक राजनीतिक दल से वास्ता रखते हैं और हर राजनीतिक दल का एक अपना अलग सोच है। इस संदर्भ में पिछली सरकारों ने क्या किया या हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, पर हम इतना अवश्य कह सकते हैं, हम जिस पार्टी से जुड़े हैं तो जब से सत्ता में आई है हमने इस ओर ध्यान भी दिया है और इस ओर जो कदम उठाए जा सकते हैं इस ओर प्रयास भी किया। मुझे ध्यान है जब शुरू में संसद के अंदर ओबीसी वर्ग की समिति बने, उस समिति के समय हम भी मौजूद थे, लोकसभा के सदस्य थे, पर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कितना समय लगा हम इसकी व्याख्या में नहीं जाना चाहते, पर 2014 के बाद इसको एक कानूनी मान्यता भी मिली और बीते वर्षों में जो कुछ हुआ है और अभी भी आपने जो कुछ आप 1 वर्ष हो रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि देर से किया या इसमें ये और होना चाहिए था, पर वर्तमान सरकार ने इस दिशा में प्रयास करा और काम करना भी शुरू किया। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को लागू करने के लिए हमको एक उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो अच्छी बात है, पर चर्चा पॉजिटिव होनी चाहिए और आवश्यकता यह है कि अपनी इस बात को लेकर हमको लगातार निर्वाचित व्यक्तियों से मिलना चाहिए और उनसे अपनी बात को कहलवाना चाहिए। वो हमारी बात एक कायदे से लोकसभा में या विधानसभाओं में रखने की कोशिश करें और रखने का काम करें। और आज आवश्यकता यही है कि हम इसमें अगर हम चाहते हैं तो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी अभी भी जो कमी हमको नजर आ रही है और इसमें क्या क्या इस फ्रेमवर्क में क्या क्या सुधार आवश्यक है, अगर आप इसको प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छी दिशा में हम आगे चलने का काम कर पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और आलोचना करने के लिए तो हम कितनी भी कभी भी किसी भी प्रकार की आलोचना कर सकते हैं, पर आलोचना एक हमारा मतलब पूरा करने का काम नहीं करता। तो मेरा आप सभी साथियों का आग्रह है, यहाँ पर काफ़ी विद्वान आप लोग बैठे हैं, मैं तो इसको ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, पर मेरा आपसे आग्रह है कि पॉजिटिव दिशा में चलें। क्योंकि यहाँ पर आप एक इतनी संख्या में लोग मौजूद हैं, एक अपना एजेंडा बना लें कि भाई इस प्रक्रिया में इस लोकतंत्र दायरे के अंदर ये काम ऐसे ऐसे होने चाहिए और उस काम कम में ज़्यादा हो ये गलत बात है, पर हम इस बात को कायदे से अमल करें। जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं उनको हम कन्विंस करने का काम करें। तो आज जरूरी है कि सारे लोग यहाँ पर आए, पर जरूरी है कि हमारा एक अच्छा साथियों का एक ग्रुप मिलकर उनसे मिले, क्योंकि लोकसभा भी चल रही है। अगर आप सांसदों को इस बात से कन्विंस करने का काम करेंगे तो इस दिशा में अच्छे प्रकार से हम आगे चल पाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की चर्चा होते रहनी चाहिए, पर किसी की आलोचना हमारा विषय नहीं होना चाहिए। हमारा विषय होना चाहिए कि इतना हो गया और इतना होना बाकी है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि वर्तमान सरकार इस दिशा में पॉजिटिव है और वर्तमान सरकार का सोच में कैसे हम समाज इस वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे उस हिसाब से काम करेंगे। मित्रों, आप जब कभी इस संदर्भ में हमको मिलेंगे और जो हमसे अपेक्षा करेंगे आपको हमसे शिकायत नहीं मिलेगी, पर मेरा आपसे आग्रह है एक इस दिशा में विचार करें और विचार करके तय करें कि ये काम होना बाकी है और इस काम को आगे बढ़ाने का काम करें। ये 3 नंबर पॉइंट पर हम आपके विचार सुनना चाहेंगे। 3 नंबर पॉइंट पर ये विषय आपको ध्यान होगा 1921 के बाद इसको रोकथाम लगी। व्यक्तिगत रूप से हम इसके समर्थन हैं। जहाँ भी बात करता है तो हम उसको ये बात कहते हैं कि भाई ये होना चाहिए,
पर कुछ बातें ऐसी हैं कि जो एक राजनीतिक दायरे की बात होती है, एक संगठन की बात होती है, पार्टी के अंदर जिस ढंग से इस बात को कहा जाएगा हम कहेंगे और अपनी पार्टी के साथियों को भी कहने का काम करेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ। सवाल इसका नहीं कि आप इस 3 नंबर पॉइंट की बात करें, सवाल इसका है कि इसके ऊपर सारे सांसदों के और खासतौर से ओबीसी और SC/ST सारे सांसदों को मिलकर ये बात बताइए कि इस विषय को कैसे और मजबूती से डिस्कस करने का काम करें, इस हिसाब से काम करें। आपने मुझको यहाँ पर बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे आग्रह कि जब भी आप इस विषय पर हमसे बात करना चाहेंगे, आपका हमेशा स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री R.B. सिंह पटेल, आइए, आपका स्वागत है। कृपया 5 मिनट तक अपनी उपस्थिति रखिएगा। सर्वप्रथम इंसान और इंसानियत की बात करने वाले तथागत महात्मा बुद्ध को स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम की अगुवाकार पैगाम के समस्त पदाधिकारी, उनके सहयोग में लगे हुए वीरा पुतुल के समस्त पदाधिकारी, सम्मानित अग्रिम पद में बैठे हुए हमारे पितामह बुजुर्ग, हमारी माताएं और बहनें, क्रांतिकारी साथियों, दोस्तों, इस मंच के माध्यम से आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, मेरे पहले कई वक्ताओं ने अपने विचार को रखा। मैं सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित वकील साहब से काफी प्रभावित हुआ, उन्होंने विस्तार से अपनी बातों को रखा। मैं भी हाई कोर्ट लखनऊ का एडवोकेट हूं और मैं ओबीसी आर्मी चलाता हूं। दोस्तों, आज इस देश में जिसकी आबादी लगभग 54 से 55% है, 1931 के बाद ओबीसी की जनगणना क्यों? ये सोचने का दिन है। 2011 में हमारे SC और ST की गणना कराई गई, लेकिन उसमें भी कई त्रुटियां। सेंसस जो जारी किया गया, सेंसस पूर्ण रूप से उस पर समाज के सामने यह बात नहीं रखी गई कि SC/ST के कितने प्रोफेसर हैं, कितने डॉक्टर इंजीनियर हैं, कितने लोग पढ़े हुए हैं, आर्थिक रूप से कितने लोग पिछड़े हैं, उससे कहीं कुछ दिखाया नहीं गया। हमारी सरकार कहती है कि ओबीसी का जनगणना नहीं कराई जाएगी। अरे आप ही ने तो कहा था 2017 में, हमारे गृह मंत्री, पूर्व के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने कहा था चुनाव से पहले कि ओबीसी की जनगणना 2021 में कराई जाएगी। हमारे ओबीसी भाइयों ने पूरा मत भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल करके सरकार बना दिया। लेकिन उन्हीं के गृह मंत्री, वर्तमान में गृह मंत्री जो हमारे भारत सरकार के हैं, उन्होंने क्या कहा? जाति जनगणना नहीं कराई जाएगी, ओबीसी का सेंसस नहीं जारी किया जाएगा। ये कहीं नहीं बताया जाएगा पूरे भारत को कि ओबीसी समाज की कितनी आबादी है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, नीट पर आरक्षण लागू हुआ, क्यों लागू हुआ? इन्होंने 2017 में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नीट लागू कर दिया, आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी। 2017 के बाद हमारे बहुत से समाज के हमारे बच्चे डॉक्टर बनने से वंचित हैं।
भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। इसलिए हमें अपने अधिकारों के लेने के लिए हमको संगठित होकर के अपनी आवाज को बुलंद करना, तभी हमारी ओबीसी की जनगणना होगी और उससे हम यह दिखा देंगे कि जातियों को खत्म करने के लिए जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जातियां जोड़ो और समाज को जोड़ो, निश्चित है समाज हम जोड़ेंगे। और यही मनुवादी वर्ग के लोग कहेंगे कि जातियां खत्म करो, समाज जोड़ो, क्योंकि हम वहां पर शशांक में दिखा देंगे कि हमारी आबादी पूरे भारत में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की 85% है। जब अपना हक संविधान के माध्यम से 85% के लोगों को संगठित करके हम युद्ध के क्षेत्र में आ जाएंगे, मैदान में आ जाएंगे, क्रांति का उद्गम बजा देंगे, तो निश्चित है परिवर्तन होगा और शासन सत्ता को प्रभावित होकर हमारी ओबीसी की जनगणना कराना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ 1 मिनट में मैं अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, 69,000 प्राइमरी के शिक्षक बनाए गए। अरे मालूम है हमें संविधान के माध्यम से 27% का आरक्षण मिला है। जानते हो दोस्तों कितना मिला होगा ओबीसी को? 3.91% मिलता है। गलती किसकी है? हमारे अंदर क्रांति के ज्वाला नहीं भड़कती है। इसलिए हमारा हक ये सरकार भारतीय जनता पार्टी और मनुवादी सरकार हमारा हक खा रही है और किसको दे रही है? अपने लोगों को। इसलिए हमको अब जागरूक होना है, क्रांति की आवाज बुलंद करना है। आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को संगठित होकर के जो हमारे हक की बात करेगा उसको वोट देकर सत्ता में पहुंचाना है, तभी हमारा हक हमको मिलेगा। इन शब्दों के साथ जिंदगी एक ही है, लड़ना ही पड़ेगा। अगर लड़ नहीं सकोगे तो हमारे बच्चों को तड़प कर लड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भारत। थैंक यू कटारिया साहब। तो इस सभा में उपस्थित हमारे सामाजिक चिंतक, वरिष्ठ सहयोगी और प्रबुद्ध साथियों को मेरा सादर नमस्ते। तो मेरे को मंडल आयोग की रिपोर्ट को पे थोड़ा सा बोलने के लिए बोला गया है। तो हम सभी जानते हैं कि मंडल आयोग का रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी का आरक्षण आया था। उससे पहले भी मैं शुरुआत तो अगले पेज पे चलूँ, 2-3 शब्दों पे मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आप सबका। जातीय आरक्षण हमारे ख्याल से ये कानूनी और संवैधानिक रूप से ठीक शब्द नहीं है। असल में हम जिसे जातीय आरक्षण कहते हैं वो एक संवैधानिक संरक्षण है, परंतु किसे? संवैधानिक संरक्षण उन लोगों के लिए है जिनका सामाजिक प्रतिनिधित्व इस लोकतंत्र में या तो नहीं है या तो न के बराबर। सामाजिक प्रतिनिधित्व की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कोई खास वर्ग या एक छोटा सा वर्ग देश की उन्नति नहीं कर सकता। अगर देश की समग्र उन्नति चाहिए तो उसमें देश के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व या समुचित प्रतिनिधित्व जरूरी है, तभी देश तरक्की और उन्नति कर सकता है। उसका एक मैं उदाहरण सुना देता हूँ। कोरोना काल में आपकी इकोनॉमी कहाँ गई? नीचे। लेकिन उद्योगपतियों का जो प्रॉफिट का बढ़ता था, इसका अर्थ यह होता है कि केवल चंद लोगों के पास हमारी अर्थव्यवस्था रहने से देश की उन्नति नहीं हो सकती। जब तक देश की उन्नति में समग्र जनता की कुछ भागीदारी न हो, उसी समग्र भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संरक्षण दिया गया, संवैधानिक संरक्षण दिया गया था, जिसे हम सामाजिक प्रतिनिधित्व कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय कि हम जातीय आरक्षण कहें। मैडम नेक्स्ट पेज पे चलिए। मंडल आयोग
इसीलिए बनाया गया था क्योंकि ये लगा कि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं है सरकार की सेवाओं में या सरकारी पदों में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मैडम। मंडल आयोग के सामने जो विचार करने के लिए कुछ बिंदु रखे गए थे वो किस प्रकार थे, थोड़ा सा मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहूंगा। पहला बिंदु ये था कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए मापदंड निर्धारित किया जाए कि हम कैसे ये पता करेंगे कि कौन से लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं। तो इसके लिए एक मापदंड का निर्धारण करना ताकि उसके आधार पर कहा जा सके कि अमुक वर्ग पिछड़े वर्ग में आता है। हाँ, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि उस अगले पेज में बात बोलूंगा। दूसरा पॉइंट जो था मंडल आयोग के सामने वो ये था कि इस प्रकार जो मापदंड बनाया जाएगा और जो परिभाषा पिछड़े वर्ग की बनाई जाएगी उसमें सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की प्रगति के लिए किए जाने वाले उपायों की सरकार से सिफारिश करना। ये निर्धारित जब हो जाएगा कि अमुक वर्ग पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आता है, इसके बाद सिफारिश किया जाएगा कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं इनको मुख्य धारा में लाने के लिए। चौथा जो पॉइंट था मंडल आयोग का वो ये था कि इन सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए जिनका संघ या किसी भी राज्य की सेवाओं या पदों में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। हर शब्द का ध्यान रखना जरूरी है। समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है किसी भी संघ या राज्य की सेवाओं में और पदों में। इससे पहले हमारे राजेंद्र साहब ने बताया कि नियुक्तियों और पदों में क्या अंतर है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। उनके लिए नियुक्तियों और पदों में आरक्षण की व्यवस्था करने की सरकार से अनुशंसा करना, ये था मंडल आयोग का एक विषय। चौथा विषय ये था कि आयोग द्वारा पाए गए तथ्यों तथा उचित समझी गई सिफारिशों का रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना। तो ये 4 पॉइंट थे जिसके लिए मंडल आयोग का गठन हुआ। अगले पेज पे चलते हैं। मंडल आयोग की प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि मैं पैगाम का एक कार्यकर्ता हूँ, इसके जो कुछ भी प्रस्तुत करूंगा मैं एक सामाजिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। बाकी आप लोग अन्य दृष्टिकोण थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मंडल आयोग अगर हम पूरा पढ़ते हैं, और मैं एक बार आग्रह करूंगा आप सबसे, खास करके ओबीसी के जो साथी हैं, कि एक बार आप मंडल आयोग का रिपोर्ट अवश्य पढ़ें, क्योंकि वो एक मील का पत्थर है जहां तक ओबीसी के प्रतिनिधित्व का सवाल है। सरकार या लोकप्रिय समानता केवल समान लोगों के बीच होती है। असमान लोगों को समान स्तर पर रखने का मतलब है असमानता को बनाए रखना। इसको मैं एक उदाहरण से बताने का प्रयास करता हूं। आजकल ओलंपिक चल रहा है। मान लीजिए क्या आप 50 किलोग्राम के एक पहलवान को 100 किलोग्राम के पहलवान से लड़ा सकते हैं? नहीं, ये तो अन्याय हो जाएगा ना। न्याय कब होगा? जब 100 किलोग्राम के पहलवान को 100 किलोग्राम के पहलवान से लड़ाया जाए, या 50 किलोग्राम के पहलवान को 50 किलोग्राम के पहलवान से लड़ाया जाए। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो अन्याय होता है या असमानता होती है। यही मंडल आयोग का रिपोर्ट कहता है कि यदि लोगों के साथ या समाज में समानता का व्यवहार करना है तो समान लोगों के बीच में ही समानता का मापदंड बनाया जाना चाहिए, और उसी आधार पर मंडल आयोग का रिपोर्ट तैयार होता है। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन ध्यान देने वाली बात है। मंडल आयोग क्या कहता है? सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन जाति वर्ण आधारित बाधाओं की वजह से है। इसीलिए पैगाम का जब प्रेजेंटेशन हो रहा था तो हम ये कह रहे थे कि हमारी जो मूल समस्या है वो जाति वर्ण भेद है, जो अभी हमारे बीच बनी हुई है, और हम एक दूसरे के साथ बैठने, बात विचार विमर्श करने, खाने पीने और अन्य चीजों से दूर रखने का प्रयास करती है, जो हमारे अंदर भाईचारा पैदा नहीं होने देता, जिससे अल्टीमेटली अंततः सामाजिक एकता का निर्माण नहीं होता। और सामाजिक एकता का चूंकि निर्माण नहीं होता, इसलिए राष्ट्रीय एकता का भी निर्माण नहीं हो पा रहा है। और राष्ट्रीय एकता के बिना
राष्ट्रीय अखंडता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब आगे मंडल आयोग में यह बाधाएं हमारे सामाजिक ढांचे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, जिस मंडल आयोग में हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करते हैं, एक रिपोर्ट लाते हैं समग्र, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो हमारी स्थिति है वो केवल हमारे सामाजिक ढांचे से उत्पन्न हुई। इसे खत्म करने के लिए ढांचागत बदलाव की जरूरत पड़ेगी। आशा मैडम ने कहा था सामाजिक परिवर्तन, एक मनोवैज्ञानिक जो हमारे ऊपर एक धारणा बन गई है, उस धारणा को जैसे ही हम मनाएंगे, हम देखेंगे कि चारों ओर पूरे लोकतंत्र पे बहुजनों का ही वर्चस्व और प्रभुत्व रहे, जो अब तक नहीं। मैडम नेक्स्ट। अब मंडल आयोग ने जो मापदंड बनाए, क्या मापदंड बनाया जाए जिससे ये पता चल सके कि पिछड़े वर्ग में किनको रखा जाए। ध्यान दीजिएगा, जो मापदंड मंडल आयोग बनाता है वो 4 तरीके का मापदंड होता है। पहला है पिछड़ेपन का मापदंड में सामाजिक मापदंड, जिसके लिए हर पॉइंट के लिए 3 नंबर बताए जाते हैं, रखे जाते हैं और उसमें 4 पॉइंट लिए जाते हैं। 4 पॉइंट कम हो कौन होंगे? सामाजिक मापदंडों को मेजर करने के लिए वो आगे बताएंगे। शैक्षणिक मापदंड के लिए 3 पॉइंट होते हैं और हर के लिए 2 नंबर। आर्थिक मापदंड हर पॉइंट के लिए 1 नंबर। तो ये कुल मिला के 3 मापदंड पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, सामाजिक मापदंड, शैक्षणिक मापदंड और आर्थिक मापदंड, और इसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार होती है। जो लोग कह रहे हैं ये जातीय आधारित आरक्षण है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इन मापदंडों पे यदि ब्राह्मण भी इन मापदंडों को करता और नंबर लाता 11, तो उसे ओबीसी की कैटेगरी में डाल दिया जाता, और अगर नहीं लाएगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए जाति के आधार पर नहीं हुआ था, इन मापदंडों के आधार पर हुआ था, जिसमें कुल 22 आगे बढ़ते हैं। और इनमें से 50% जो भी वर्ग ले आया मार्क्स, उसको अंक, उसको पिछड़ी जाति में रख दिया गया। पिछड़ेपन का सामाजिक मापदंड में उन्होंने 4 पॉइंट क्या रखे थे, जिसके लिए पहला पॉइंट था कि अन्य लोगों द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी समझे जाने वाली जातियां, वो कोई भी लोग जो किसी और जाति को पिछड़ा मानते हैं, उनको पिछड़ा समझा जाएगा। यदि सवर्ण वर्ग किसी को बहुजन वर्ग को पिछड़ा मानता है तो उसको पिछड़ा माना जाएगा, क्योंकि ये सामाजिक स्थिति है। दूसरा पॉइंट क्या था? अपनी आजीविका के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर रहने वाली जातियों को भी पिछड़ा वर्ग में सामाजिक मापदंड से पिछड़ा माना जाएगा। चौथा जो पॉइंट है कि जिन जातियों में औसत से ज्यादा 25% लड़कियों की तथा 10% लड़कों की 17 साल से पहले शादियां कर दी जाती हैं, उस वर्ग को सामाजिक मापदंड के आधार पर पिछड़ा माना जाएगा। 25% लड़कियों की और 10% लड़कों की। अब कहा जाता है, अब नीचे आते हैं, चौथा जो पॉइंट है जिसपे सामाजिक मापदंड बनाया गया, जिन जातियों में औसत से 25% ज्यादा स्त्रियां काम धंधे में लगे हुए हैं, उनका सामाजिक मापदंड के हिसाब से उनको पिछड़ी जाति में रखा जाएगा। तो ये 4 पॉइंट थे और पूरे देश भर में मंडल आयोग ने सर्वे किया और ये नतीजा निकाला और खोजा कि किस वर्ग के लोग इन सामाजिक मापदंडों पे खरा उतरते हैं, उनको इसके नंबर मिले। पिछड़ेपन का शैक्षणिक मापदंड क्या था, वो भी देखिए 3 पॉइंट जैसा बताया गया था। मंडल आयोग ने किया कि जिन जातियों में 5 से 15 साल तक के बच्चों के स्कूल कभी न जाने वालों की संख्या औसत से 25% ज्यादा हो, मतलब जो भी हमारे देश का औसत है, जो स्कूल में बच्चे नहीं जाते, उससे 25% ज्यादा उन्होंने मानते हुए 5 से 15 साल तक के बच्चों को देखा कि किस वर्ग में ऐसा है कि स्कूल नहीं जाते हैं, उसको शैक्षणिक मापदंड में पिछड़ा माना गया। फिर दूसरे पॉइंट में क्या लेते हैं वो कि जिस जाति के बच्चे 5 से 15 साल के स्कूल जाना तो शुरू करते हैं, लेकिन कुछ साल की पढ़ाई के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों की संख्या औसत से 25% अधिक हो। जो इस शर्त को पालन करता था, जो भी वर्ग, उसे पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा गया। और जिन जातियों में मैट्रिक पास बच्चों की संख्या औसत से 25% कम थी, उन्हें भी शैक्षणिक मापदंड से
पिछड़ा माना गया। तो ये था शैक्षणिक मापदंड को निर्धारित करने वाले पहलू। मैडम नेक्स्ट। अब आता है आर्थिक मापदंड। कुछ लोग ये बोलते हैं कि गरीबी के आधार पे आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए। अगर ध्यान से समझने का प्रयास किया जाए तो मंडल आयोग ने अपने मंडल आयोग रिपोर्ट में आर्थिक मापदंड भी दिए थे और आर्थिक मापदंड का भी पैमाना लिया था। तो जो कुछ भी आर्थिक मापदंड के बाद कोर्ट में हुआ वो असल में वो सही नहीं था। अगर हमारा प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में होता तो शायद इस आर्थिक मापदंड को जो ऑलरेडी मंडल आयोग की रिपोर्ट में समाहित किया गया है उसको ही मान लिया जाता। हम ये नहीं कह सकते कि मंडल आयोग की रिपोर्ट में आर्थिक मापदंड नहीं रखा गया था, आर्थिक मापदंड रखा गया था। इसलिए किसी के द्वारा ये कहा जाना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ये सरासर गलत है। यहाँ अब आर्थिक मापदंड में ये क्या कह रहे हैं मंडल आयोग? जिन जातियों में पारिवारिक संपत्ति औसत से 25% कम होती है, औसत से भी 25% कम ले लिया औसत संपत्ति को, उसको आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा और उसे उस कैटेगरी में रखा जाएगा। इसमें किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हो रही है। जो भी इस मापदंड को पूरा करता है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, वो इस कैटेगरी में आ सकता था। तो कोई ये कहे कि जातीय आरक्षण है, ये सरासर गलत है और हमें इस मंडल आयोग रिपोर्ट को पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था? जिन जातियों में औसत से 25% ज्यादा लोग कच्चे घरों में रहते हैं वो आर्थिक मापदंड से इसमें रखे जाएंगे। जिन जातियों में कम से कम 50 से अधिक लोगों को पीने का पानी के लिए आधा किलोमीटर चलकर दूर जाना पड़ता है, उसको भी आर्थिक मापदंड में पिछड़ा माना जाएगा। और जिन जातियों में मेरा सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। भाइयों, ये जो प्रोग्राम इन ऑर्गेनाइजेशनों ने किया है वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। और ये प्रोग्राम भारत में सोशल रेवोल्यूशन लाने के लिए किया गया है। वो ने जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया गया है, ऐसे लोगों को उनके संविधान अधिकार दिलाने के लिए और जागरूक करने के लिए सभी ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोग्राम बुलाया है। उनके लिए बार बार सभी श्रोतागण और वक्तागण धन्यवाद करते हैं। देखिए, धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर है, धोखे की मोहब्बत से अदावत बेहतर है।
सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान बरेली से सांसद और हम लोगों के बड़े गार्जियन आदरणीय संतोष गंगवार साहब के सुमन से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से भी कहता हूं कि एक ताली से इनका स्वागत कर रहे हैं। मैं भाई बीके सिंह पटेल ना नेता हूं ना अभिनेता हूं, ना नेता हूं ना अभिनेता हूं, भागलपुर के दियरा क्षेत्र में जन्मे किसान का बेटा हूं और किसान के दर्द हम लोग देखते हैं जो हो रही है, कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस मंच से आज 3 बातें तो निकल के आई है। जब ये बीज और पीपल दिल्ली में पहला शुरुआत किया था तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियां के मंत्री और सांसद महोदय लोग उपस्थित हुए थे, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, उनको सांप छू लिया या पार्टी के कोई दिशा निर्देश हो गई कि लोग आना कम कर दिए, लेकिन बाद में बातें ये आगे बढ़ी। मैं सिर्फ 2 शब्द ये मंच से कहना चाहता हूं कि जिसका कोई गम नहीं, उसका कोई बम नहीं और उसका मुसीबत का कोई हल नहीं, ये नारा मानवर काशी राम जी ने दिया था। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जहां तक बात आती है, बीज और पीपल की बात आती है, मैं इस मंच से पैगाम के आशा चंद्रा जी, बीज और पीपल के अनिल पटेल जी, प्रदीप वर्मा जी और तमाम दिल्ली प्रदेश से, एनसीआर से या बाहर से भी लोग आए हैं हमारे देश से, मैं सबका अभिनंदन करते हुए सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि हम संगठित रहेंगे तबे हमारा मुकाबला आगे होगा, नहीं तो अभी एक उत्तर प्रदेश से लिस्ट जारी हुई है जज का, आप लोगों ने देखा है, लगभग 500 जो जज बने हैं, उसमें कौन है? चौबे जी, दुबे जी, शुक्ला जी, पांडे जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, पता नहीं शुक्ला जी, पता नहीं कौन कौन जी, एक भी ओबीसी और ये SC/ST का बच्चा नहीं है। कहां से होगा? सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मानवर जी, मैंने दिल्ली में एक बहुत बड़ा सर्वे कराया, मैंने अपना लाखों रुपया खर्च करके कि जरा पता लगाओ कि दिल्ली में रहने वाले कितने बच्चे हाई स्कूल पास किए हुए हैं। भाई साहब, 25 गज के घर को आप दिल्ली में बना लिए, 500 गज के बना लिए, लेकिन शाम के आपका बेटा जो है ना, चौरास्ता पर जाके स्मैक और सिगरेट पीता है। बेटियों अगर इस दिल्ली में निकल के कोई आई तो वो बेटियां आई और वो बेटी आगे बढ़ के पढ़ती लिखती है, लेकिन ये दिल्ली में रहने वाले जितने भी है ना, जरा हाथ उठा के बताओ कि कितने का बेटा IAS IPS और डॉक्टर इंजीनियर बना है, लेकिन एक यूपी और बिहार, एक मध्य प्रदेश
भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने ऐसे माहौल में भी जहाँ पर देश के हुक्मरानों ने देश के बहुजनों में जो भय और खौफ का माहौल पैदा किया है, ऐसे माहौल में भी वी द पीपल और पैगाम जैसे सामाजिक संगठनों के माध्यम से ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ ये प्रोग्राम बनाया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं ज्योतिराव फुले के जो शब्द है वो आपके सामने रखना चाहूँगा कि इसलिए कि जिसमें जीवन का उद्देश्य समाया हुआ है। ज्योतिराव फुले लिखते हैं कि विदाउट ट्रू बिहेवियर नो ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ कैन लीड ए हैप्पी लाइफ। आप समझ गए होंगे कि सत्याचरण बिना पृथ्वी तल के ऊपर जो मानव प्राणी है वो आनंदी जीवन नहीं जी सकता। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि समाज में आनंद और खुशहाली कब आएगी कि जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं उनमें अगर आनंद और खुशहाली है तभी समाज में खुशहाली पैदा हो सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे नेतृत्व करने वाले जो महान व्यक्ति इधर बैठे हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन में पहले हमारे खुद के जीवन में हम आनंद से कैसे जी सकते हैं। तो मेरे पास तो 10 मिनट का समय है, तो बात करूँगा मैं मंडल कमीशन की, क्योंकि जिसका मैं खुद एक साक्षी हूँ, क्योंकि मैं उस समय न्यायाधीश के पद पे था और उस समय पैगाम को एक 1 स्टेप अहेड है, तो हम वाम सेट में कार्य करते थे। तो मैंने देखा कि हमने मंडल कमीशन लागू करने के लिए पूरे देश में हजारों संगोष्ठी का आयोजन किया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि एससी और ओबीसी इनकी एक सोच बन गई।
कि जो मंडल कमीशन लागू करना पड़ा, क्योंकि इसके पहले आप जानते हैं सब कि 1953 में काका कालेकर आयोग बिठाया गया और 1955 में काका कालेकर ने कमीशन का रिपोर्ट सौंप दिया, लेकिन नेहरू सरकार ने उसको कभी मान्यता नहीं दी और न लागू किया। क्यों? इसलिए नहीं कि उनकी जो बात थी कोई करने वाला नहीं था, लेकिन जब हमने देखा कि 1980 में मंडल कमीशन रिपोर्ट सबमिट हुआ, लेकिन फिर भी वो 90 तक लागू नहीं किया गया। लेकिन 90 में लागू क्यों किया गया? 90 में इसलिए लागू किया गया कि हजारों संगोष्ठी के कारण ओबीसी और एससी एसटी की एक सोच बन गई, उनके अंदर भाईचारे की भावना पैदा हो गई। तो ये एक सामाजिक क्रांति थी। तो ये सामाजिक क्रांति बुझाने के लिए उन्होंने मंडल आयोग लागू किया। ये मत समझो कि वीपी सिंह इनको कोई ओबीसी के बारे में बहुत हमदिर्दी थी, नहीं, क्योंकि ओबीसी और एससी इनमें जो जागृति आई थी वो बुझाने के लिए वीपी सिंह इन्होंने इनको कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आगे किया और उनके माध्यम से ये, क्योंकि वीपी सिंह इनको ओबीसी का हीरो बनाना चाहते थे ये लोग। आप जानते हैं सब लोग कि वीपी सिंह को सपोर्ट किस पार्टी ने किया था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? आपको याद होगा कि बीजेपी ने वीपी सिंह इनको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सपोर्ट किया और जैसा ही उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया, सपोर्ट विड्रॉ करके वो वहां से निकल गए। तो इसका मतलब ये है कि किससे डरता है हमारा विरोधी? विचारों से। तो इसलिए हमने सारे बहुजनों ने समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, इस सोच के ऊपर अगर इकट्ठे आते हैं तो जो मांगे ये आप वो मिलेगा। ये सोच जो है ये अलाउद्दीन का चिराग है, ये मैंने देखा है, ये बनते हुए जो है ये मैंने देखा है। तो इसलिए आज भले ही ओबीसी या एससी या एसटी या बहुत सारे अलग संगठन कार्यरत हो गए, जैसे आज नदियां बहती है, ये कोई गंगा है, जमुना है, सरस्वती है और भी नदियां बहती है, तो ये नदियां जब समंदर को मिल जाएगी तो ये सारी नदियां समंदर बन जाएगी। वैसे ही एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी ये मानवीय मूल्यों के जो पैगाम है, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, इस सोच के ऊपर इकट्ठा आते हैं तो ये समंदर बन जाएगा, ये महासागर बन जाएगा। तो आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल मैं आपको 100% जो है, क्योंकि मुझे 42 साल हो रहे हैं ये कार्य करते करते, और मैंने देखा कि अगर सोच, क्योंकि ये जो संगठन है इनका इकट्ठा आना सोच के ऊपर ही हो सकता है। तो इसलिए ये सोच को हम अगर धारण करते हैं और ये सोच हमारे बर्ताव में लाते हैं तो फिर हमको कोई नहीं रोक सकता। तो इतनी ही बात। और एक लास्ट में जो है, क्योंकि
सभी वक्ताओं से ये मेरा दोबारा रिक्वेस्ट है, प्लीज जो हमारे आज के विषय हैं उन्हीं पर विचार फोकस करें और समय सीमा का भी कृपया ध्यान रखें, क्योंकि हर वक्ता वो 5 मिनट, क्योंकि हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है वक्ताओं की, तो कृपया करके उसको थोड़ा अपने ध्यान में रखें। धन्यवाद। Honorable Minister, Honorable Member of Parliament, Member of Legislative Assembly, various dignitaries who are seated here, dear brothers and sisters, press and media. I first of all thank the organizers who have given me this opportunity to be a part of this Be the People for the caste census that is not to be done, which the government is denying. I come from the land of Periyar. I come from Tamil Nadu. People here all know that Tamil Nadu is a forefront for champions of social justice. You know, the first constitutional amendment came because of the revolt that took place in Tamil Nadu. In Tamil Nadu, we have a communal GO as early as in 1921. I have to tell you something about this reservation. It is not a charity which we are asking. It is not something we are begging the government. It is our right. It is our birthright. What the people did to us, generation after generation, what sort of illegalities committed to certain categories of people, to see that they are indemnified, to see that they come into the mainstream. That is why this reservation is being given. If you see in Tamil Nadu, days were there where they even gave us less number of percentage to the upper caste. I will say that 2% was given for Brahmins. And one point of time in Tamil Nadu, they passed a resolution that henceforth all the jobs as well as all the educational institutions, reservation should be made other than for Brahmins. This was, started, this is how it started in Tamil Nadu. And as I told you, in the year 1921, a communal GO was passed wherein reservations were set apart for all the categories, including the Brahmins, because their number of population is very less. Now, after the constitution came, one of the person in Tamil Nadu, they filed a case for the Madras High Court. It's a very historic case. A person by name Shankar Raman, he went to the High Court, filed a writ petition. He said the reservation given to all other communities is illegal because Constitution is not providing any reservation. The court, the Madras High Court, struck down the communal reservation. The GO was struck down. Therefore, there was no reservation at all. Then the government took up the matter to the Supreme Court. Supreme Court said, look, the Constitution has come, no reservation for you. So therefore, the court is right in striking down the reservation. Then only the revolt came in Tamil Nadu. All of them rolled under one umbrella. They came in one platform. They fought for the rights. They fought for the rights of the downtrodden. They fought for the rights of the backward classes. That is how
first constitutional amendment came and Nehruji was compelled to move an amendment in the constitution. And that is why Article 15(4) was inserted. Friends, why I am saying this is, unless we struggle, we will not get the reservation. I will tell you a classical example. Today, our state, because of our dynamic leadership of our leader, Mr. M.K. Stalin, who is the Chief Minister of Tamil Nadu, we got reservation in All India quota for the state transfer state. Today, 5,000 backward class students are going to get medical seats throughout India because of our case. I have to tell you the history of this case. In All India quota, every state will give 15% of medical seats in MBBS and 50% of PG seats, that is postgraduate seats, to the pool of All India quota. And central government will also give 15% of seats to PG courses, UG courses, that is MBBS, and 50% of seats to the postgraduate courses. All this will come in one pool, then the students will compete and they will get the seats. But in All India quota, when central government is giving reservation, they allowed OBC reservation of 27%. But they denied OBC reservation for the state surrendered seat. Whenever state gave 15% of seats, no reservation was given for OBCs. It was denied periodically from 2010. In 2010, a law came that wherever the state specific reservation exists, you give reservation. But the government refused to give reservation. Therefore, we filed a case, we filed a writ petition, we went to the parliament. In fact, when I took as a oath, I am a senior advocate by profession, I took oath on 25th of July 2019. My leader, Mr. M.K. Stalin, gave me an important work. You raise your voice for OBCs. That is how my first maiden speech in the Rajya Sabha was about denial or injustice caused to this OBC in All India quota. Then we raised this issue not only in Rajya Sabha, our members raised this issue in Lok Sabha also. We met the minister, honorable minister. We impressed upon MC, this is a denial. You are denying the reservation in All India quota to these backward classes. What sin they have done? Why are you denying it? By this denial, you are taking away, you are robbing away the seats and you are giving to the open quota. You don't want these students from the backward classes to get seats in these medical colleges. We impressed upon the minister. We didn't get any positive result. We met him personally. We didn't get any result. So the DMK knocked the doors of the Supreme Court. At the first instance, on 11th of June 2020, when we knocked the doors of Supreme Court said, yes, why don't you go to your parent high court, file a writ petition there and get an order, because after all you are coming from a state, go to your own parent high court. So we went to the Madras High Court, we filed a writ petition, we got a historic order on 27th of July 2020 saying, yes, this is a right every backward class has got. You should give them their share. It is not a charity. You please give them the reservation which they deserve. The court ordered that you give 50% of reservation for the backward classes, because in our state we have a unique reservation of 69%. Today, why the government is denying the caste census? Because government is fearing the backward class, other backward classes are large in number. If the caste census is taken up and ascertained, of course, it is already done.
what all they have to do is they have to reveal the data. If they reveal the data, then this 27% which they are giving for all India quota is very, very less. As I told, our state we have 50%, and when the court ordered, they refused to comply with the order. So what our DMK party did is, we filed a contempt. We hauled all the officials before the Madras High Court for contempt, and as soon as the contempt petition was filed, and the court said, look, you give the seats, otherwise don't fill up the MBBS seats. This was an order on 19th of July 2021. Therefore, they were cornered, and today they have come and said, I will give you 27%. By this 27%, all over India, about 5,000 students are going to be benefited. Friends, I will sum up by telling. हालांकि पिछले 2 सालों से पेपर तो चल रही है लॉकडाउन में, तो पत्रकारिता चल रही है, फिर भी लोग पहचान लेते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, जितने लोग खड़े हैं, मैं 2 ही मिनट लूँगा, लेकिन 2 मिनट जब लूँगा मैं, जब मुझे सुनने की स्थिति में जो भी लोग हैं 10 बात वो सुन लें बस थोड़ा सा। कभी का एक मन होता है, और मैं अगर अब तक पत्रकारिता कर रहा था तो मैं दूसरी ड्यूटी पे था, और मैं कभी हूँ तो मेरी दूसरी ड्यूटी है। तो 2 मिनट सुन लीजिए, बहुत सारी बात करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। देखो जितने लोग इधर उधर, मैंने आपको 6 घंटे सुना, मुझे 2 मिनट सुन लो बस, ठीक है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सदस्यों के दिनों के साथी हैं। जब वो समता संगठन राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे, तब हम उनके सानिध्य में काम करते थे। आज वो राजनीति में है, बड़े पद पर हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ सांसद आए हैं, कुछ चले गए, कुछ आज बैठे भी हों, मैं सारे लोगों का सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं ये जो आज पूरे दुनिया लोगों ने भी बातें रखी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे हमारे पटेल, हमारे युवा साथियों की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जब सरकार हमारी होगी, हम लोग सरकार बनाएंगे, तो साथ बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये जितनी समस्याएं हैं, सिर्फ मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था ना कि पॉलिटिकल जो चाबी है वो सारी समस्याओं का समाधान है। तो हम SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग, मैंने कभी मस्ती में कहा, संसद भवन में मैंने 10 बार कविताएं पढ़ी, देश के 22 राज्यों में 1000 से ज़्यादा कवि सम्मेलन किए, तब पढ़ता हूँ। सिर्फ SC/ST OBC मूवमेंट पर लिखा, मैंने संसद भवन के प्रांगण में खड़े होकर पढ़ा और कहा, उस समय जब हमारे बच्चों पर, हमारी बेटियों पर अत्याचार हो रहे, तब मैंने कहने की कोशिश की थी, सरकार के आंख में डाल करके वही 4 मिनट पढ़ता हूँ कि तुम्हारी चौखटों पे सर, ये जो सांसद कहते हैं ना झूठ बोल रहे हैं, अरे 20 लाख आदमी सांसद को चुनते हैं, और वो जाकर के कहते हैं कि हमें बोल नहीं देते, ये अपना इस्तीफा दे तो क्या कर रहे हो आप बैठ करके, समाज का नेतृत्व निर्णय नहीं दीजिए। हमारे मंत्री जी कहते हैं कुर्सी रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज का प्यार रहना चाहिए ना, ये बहुत बड़ी चीज है। ये वही नहीं है जहाँ बीपी मॉडल जैसे लोग निर्णय जीत करके सांसद बने, ये कहते हैं सब पार्टी की गाइडलाइन से बाहर जाएंगे, समाज की बेटियों का बलात्कार होता है, पार्टी की गाइडलाइन से बाहर नहीं जाता। ये तो अधिक सिस्टम था। तब पढ़ता हूँ कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम। हमने देखा मैडम को, आपने देखा हमसे पहले कि हमारे पूर्वज इन सामंतियों की, इन मनुवादियों की चौखटों के सामने से जूती सर पर लेकर के निकलते थे। लेकिन आज जब दलित समाज का बेटा बाबा साहब को मानने वाला फूले बेटे आंदोलन का बच्चा 1 लाख की मोटरसाइकिल पर जहरीर करके निकलता ना, नीला गमछा लेकर के, तो टपेट का पानी होता है। तब कहता हूँ कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम, और मुझे मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी। अगली पंक्ति पर आपके ताले तैयार हैं कि तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते
से खासकर अपने उपस्थित माननीय सांसद, माननीय सभी जीवीगण, आज जिस सेमिनार में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह लड़ाई आज से नहीं, आजादी के बाद से ओबीसी एसटी की लड़ाई चल रही है और आपके प्रयास से, आपके सहयोग से ही यह लड़ाई आगे बढ़ेगी। हम लोग सरकार पक्ष में भी हैं। अभी हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार साहब ने आपको रखा था। कभी कभी कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं कि भाई सत्ता में बैठे हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन मैं आप लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि लोकतंत्र में जो ताकत है, वो ताकत का इस्तेमाल आप लोग करना चाहते हैं। हम लोग का दायित्व बनता है उस बात को पार्लियामेंट के अंदर उठाना चाहिए। आपने जो बात रखा, चाहे जातीय जनगणना का सवाल हो, समाज में जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है उसका सवाल, कई सवाल हो जो हमारा जो पिछड़ेपन है, हमारा जो हिस्सा है वो नहीं मिल रहा है। ये आपकी चिंता है। हमारे प्रोफेसर साहब ने एक दिन प्रस्तुति के रूप में बहुत अच्छे भाषण किया, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। तो वैसे लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए, मौका मिले तो जरूर आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास करिए और राजनीति में आने से लोगों को न्याय मिलता है। जो सत्ता का केंद्र है, सत्ता के गलियारे में जब तक आप नहीं रहेंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो मैं आपका एक एक बात में मैं सपोर्टर हूँ। हमारे नेता नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना के आधार पर आधारित उन्होंने भी क्लियर किया है कि जब पशु पक्षी का गणना हो रहा है, पेड़ पौधे का गणना हो रहा है, तो आदमी का अगर गणना हो जाता है तो क्या हम कौन जात के हैं, इसकी जानकारी अगर सब लोग को अपना अपना जात का हो जाए तो इससे क्या करें। तो सरकार के पास इस मैसेज को दिया गया है और प्रोफेसर साहब ने इस बात को रखा कि ओबीसी के नाम पर राज्यों से कराया जाए। यह बात सही है कि देश में जो सरकार चल रही है, सरकार के माध्यम से जातीय जनगणना होना चाहिए और यह आज से नहीं, हर पार्टी का यह नहीं मानना। मैं तीसरी बार सांसद 2009 में जब पहली बार मैं जीत कर आया था तो बीजेपी के साथ में था, बीजेपी के कई नेता हम लोग के साथ मांग कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लोगों से, उस समय उनका सत्ता था, वो मांग कर रहे थे कि जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए। आज भी जरूरत है, चाहे सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं उनको ही चाहिए इस बात को बुलंदी से रखने की जरूरत है। अगर आप नहीं रखते हैं तो सत्ता परमानेंट नहीं होता है, सत्ता आया है और चला जाएगा। इसलिए बात को मजबूती से कहीं भी रखने की जरूरत हो तो रखना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता की बात को रखने में कभी पीछे नहीं रहते। मैं इस बात को सदन में कई बार, अभी लगातार सदन नहीं चल रहा है, मेरा कई बार 193 में इस पर बहस कराने के लिए दिया हूँ, 0 आवर में दे रहा हूँ, फिर से में दे रहा हूँ, लेकिन आउट कर नहीं रहा है। लेकिन आपकी बात को हम लोग संसद में पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो भी सामाजिक आर्थिक रूप से जहाँ भी ओबीसी या दलित के साथ जो हकमारी हो रहा है, इसमें कई साथियों ने बहुत कुछ बोला है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। खास करके चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट, आज वहाँ जाएंगे तो जब नाम पढ़ेंगे सूची तब पता चलेगा कि हम कहाँ हैं। उस समय जरूर लगता है। अभी मानव संसाधन मंत्री जो बने हैं, उस मंत्रालय में जब मैं गया तो ऊपर से लेके आजादी के बाद से आज तक कोई ओबीसी का आदमी मंत्री नहीं बना था।
पहली बार कोई ओबीसी का मंत्री बना है उड़ीसा से जो है, मैं उनको यह बात कहा कि लगता है आपका पहला नंबर, तो कहीं न कहीं हमारी हो रहा है, हमें ज़्यादा बोलना नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई को आगे ले जाने की जरूरत है। मैं आपके साथ कई ऐसे प्रोफेसर साहब का भाषण को बहुत अच्छा लगा कि चले जाइए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो बहाली हो रही तो ओबीसी और एससी की बच्ची की बहाली होती है कि परमानेंट है, लेकिन 2 महीना 4 महीना लग के उनको हटा दिया। किस तरीके से बदसलूकी किया जा रहा है, खास करके जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का मामला था, मैंने मंत्री जी को भी रखा है। अभी हिमाचल में हमीरपुर NIT कॉलेज है, वहाँ 61 बच्चे की बहाली हुई है ओबीसी और एससी का, एसटी का, लेकिन सबको परमानेंट बहाली हुई। 28 साल के बाद कहा जा रहा है कि आपकी बहाली परमानेंट नहीं है। तो इस तरीके से उलझा कर लोगों को, खास करके जो ओबीसी और एसटी के लोग हैं, उलझा कर रखा जाता है। इस पर हम लोग को सोचने की जरूरत है और इस लड़ाई को राज्य नहीं बल्कि दिल्ली में रह करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तब हम लोग को न्याय मिलेगा। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने आने का मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग लड़ाई लड़े, मैं आप लोगों के साथ हूँ। शुक्रिया। आप लोग निश्चित रहे, 5 मिनट से ज़्यादा एग्जीक्यूट करने, लेकिन चूंकि ये समय की बंदिश है तो बुलेट पॉइंट्स भी अपनी बात रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो सभी को बहुत ही प्यार भरा जय भीम, क्योंकि इसी से रास्ता निकलेगा और कोई रास्ता नहीं। कोई सुने ना सुने, ये है और रहेगा। सामाजिक न्याय कैसे स्थापित होगा? सत्ता से। जब तक सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय हासिल होगा सत्ता से, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से, पॉलिटिकल सत्ता पे जब तक SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग नहीं आएंगे, ये सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बात हम सब जानते हैं। मैं चीज़ें डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी यहाँ विद्वान लोग हैं, जमीन से लेके और इतनी सतह तक सबने काम किया है, तो उन सब चीज़ों में नहीं जाऊंगा। मैं हर जगह जहाँ जाता हूँ सिर्फ कोई सोल्यूशन जो मेरी समझ में आता है, जो मेरी नाचीज राय होती है, उसको पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो सामाजिक परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ जब तक सत्ता नहीं आएगी हम लोगों के हाथ में नहीं हो सकता। इस बात को हम सब लोग मानते भी हैं, किसी को मेरे ख्याल से शक नहीं है। जब तक सत्ता हम लोगों के हाथ में नहीं आती, तब तक के लिए मजबूत आंदोलन, शांतिपूर्ण ढंग से लेकिन मजबूत आंदोलन ही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और पिछली 7 सालों में ये बात और मुखर तौर पे, साफ तौर पे सामने आ गई है। जितने भी हमारे, आप जितनी मर्जी गुहार लगा लें, जितनी मर्जी सेमिनार्स कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि मैं सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे अदालतों में प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से भी आती है उससे न्याय नहीं मिल रहा। मैं किसी भी ऐसी जजमेंट जो कि SC ST OBC माइनॉरिटीज और महिलाओं के लिए जो आई है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जजमेंट, उसमें पूरा न्याय आज तक नहीं मिला है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ और एक जजमेंट पे डिबेट कर सकता हूँ। तो शॉर्ट टर्म में हमें चाहिए एजुकेशन, मजबूत एजुकेशन। मजबूत एजुकेशन, किसानों के आंदोलन ने साबित कर दिया है कि हम सब लोग गलत जगह गुहार लगा रहे हैं। अब हमें नई जो बात करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए जिससे सोल्यूशन मिलेगा। सरकारों के सामने, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने जाना बिल्कुल व्यर्थ है, ये बात एकदम साफ हो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट इस देश को नहीं चला रहे हैं। किसानों के आंदोलन ने सिद्ध कर दिया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट चला रहे हैं इस देश को। तो अब हमें अगर कोई भी अपनी मांग लेकर जानी चाहिए तो सही जगह जानी चाहिए। अडानी, अंबानी और ये जो जितने भी बड़े बड़े गन्ना सेठ है, इनके घर प्रदर्शन नहीं किए जाएंगे।
वो हमारी कोई भी बात सुनेगी। आवाज सुनाने का सही रास्ता ये है कि अंबानी साहब के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो, जो भी डिमांड्स है सब डिमांड्स पूरी होंगी जल्दी से जल्दी, मतलब इससे तो जल्दी होंगी जो पार्लियामेंट के सामने हम गुहार लगा रहे हैं, असेंबलीज के सामने लगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। सही जगह जो अंग्रेजी की कहावत है ना, विश्वकार एट द राइट ट्री, तो सही जगह जो है वो ये बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, उनके सामने हमें अब प्रदर्शन करने चाहिए और बड़े लेवल पे करने चाहिए। दूसरी बात मैं हर जगह ये कहता हूँ कि जब तक हम एक लिस्ट नहीं बनाएंगे ऐसे लोगों की जो गिरफ्तारी देने को तैयार, लिस्ट बनाया लाखों लोगों की, ये सब बातें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सरकार में बैठे लोग हमसे ज्यादा जानते हैं और जो इंडस्ट्रिस्ट है वो उससे भी ज्यादा जानते हैं। तो हम लोगों को एक लिस्ट बनानी चाहिए कौन कौन लोग गिरफ्तारी देंगे। जब इस देश में करोड़ों लोग गिरफ्तारी देने की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, हमारी हर मांग पूरी होगी, उसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये मेरा सजेशन है। निजीकरण और ठेकेदारी लूट है, डायरेक्ट डकैती है। उमा देवी की जजमेंट एक प्रयोग की जाती है, लेकिन आप लोग अगर उमा देवी की जजमेंट ध्यान से पढ़ें तो वो ये मना करती है कि सरकारी नौकरियां डायरेक्ट दी जानी चाहिए, ठेकेदारी की प्रथा नहीं होनी चाहिए। ये है उमा देवी की जजमेंट, जिसको तोड़ मरोड़ के किस तरह पेश किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस देके कंटेम्प्ट करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। उमा देवी की जजमेंट का बहाना जो है, और मैं इससे भी, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आके इस पे डिबेट भी कर सकता है। उमा देवी की जजमेंट कहीं भी नहीं रोकती है सरकारी नौकरियां देने पे, लेकिन उसका प्रयोग जिस तरह से हो रहा है वो गलत है, वो कंटेंट ऑफ द कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कंटेंट नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट की दर्जनों सैकड़ों जजमेंट ऐसी हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट को कंटेंट सुओ मोटो कंटेंट इशू करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो सब जजमेंट SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और महिलाओं के पक्ष में कहीं ना कहीं जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कंटेंट नहीं इशू करेगा। बहुत सारी चीजों में किया है, आप सब लोग जानते हैं। आखिरी बात है जातिगत जनगणना। तो हम लोग 99% है, किसी को बोलिए ना करें। जब हम इस तरह का कुछ लेके चलेंगे, जब जातिगत जनगणना होगी नहीं तो नहीं होगी, क्योंकि ना करने के लिए कोई बोल रहा है आपसे, किसी एक व्यक्ति ने ना बोली है, करेंगे नहीं भाई, कमी बताओ ना, वो नहीं बताएंगे। तो ये झूठ, ढकोसले और मिथ्या के बुनियाद पर जो चीजें चल रही हैं, इंडस्ट्रीज को पकड़े, वही हर सरकार कहीं ना कहीं, जहां हमारे लोग कुछ लोग जीत के पहुंच भी जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो रात को घुट घुट के सो नहीं पा रहे हमारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। हमारे MPs, MLAs, मंत्रियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, खुद उन्हीं के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो उनके चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। कहां जाके रोएंगे? तो इस सबसे कुछ समय नष्ट करने से नहीं होगा। हम लोग सब लिस्ट बनाए कौन कौन गिरफ्तारी देंगे, और गिरफ्तारी हम सिर्फ और सिर्फ अडानी, अंबानी और ये सब जो 10-15 लोगों की लिस्ट हम तैयार कर लेंगे, वहां प्रदर्शन करने शुरू करें, सब सोल्यूशन हो जाएगा। जय भीम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हमारे साथ हैं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, और हम लोग हैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूंसी क्लब में। यहाँ पर आज पैगाम के बैनर तले एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिनमें 3 मुद्दों को मुख्यतः रखा गया था, जिसमें जातिगत जनगणना, निजीकरण और समाज में बदलाव को लेकर के 2-3 मुद्दों पर यहाँ बातचीत हुई थी। कई सांसद यहाँ आए और मंत्री जी खुद चल करके आए। मंत्री जी ने एक बड़ा बयान हमेशा की तरह यहाँ पर भी दिया कि हमारी जो जड़ है, हमारी जो परेशानी है, वो परेशानियों की एक सबसे बड़ी वजह है, वो है हमारा हिंदू बना रहना, यानी वो धर्म जिसमें हमको बराबरी का मान सम्मान नहीं मिलता। और उन्होंने फिर पुनः आज यहाँ घोषणा की कि हम 10 करोड़ बौद्ध योग बनाएंगे। मंत्री जी, क्या आप मानते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान जो है वो हिंदू बने रहना है? बौद्ध अगर हम लोग बन जाएंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए, मेरा सीधा मत है कि हमें अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से लेने चाहिए। जी, हमारा अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अगर ये हम विचार करके सोच समझ के अपने जीवन के फैसले लेंगे तो हमें ना तो नुकसान होगा और ना पश्चाताप होगा। तो हमारे पूर्वज बौद्ध थे, ये हम जान चुके हैं। जी, भारत का इतिहास बताता है, काबुल कंधार से लेके म्यांमार तक पूरा भारत बौद्ध में था। 84,000 बौद्ध मठ थे, और राजा भद्रथ की किस तरह छल कपट से पुष्मित शुंग ने हत्या की,
ईसा से 165 वर्ष पूर्व, यानी अब से लगभग 2250 साल पहले जिस तरीके से छल कपट से राजा बृहद्रथ जो सेनापति थे राजा बृहद्रथ के जो सेनापति थे पुष्यमित्र, उन्होंने षड्यंत्र से किस तरह राजा बृहद्रथ की हत्या करके पूरे भारत से 84,000 बौद्ध मठों को निस्ते नाबूद किया और बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवा के पूरे देश से बौद्ध धर्म का विनाश किया। और ये जाति पर आधारित, वर्ण व्यवस्था पर आधारित, छल कपट पर आधारित व्यवस्था को भारत में लागू किया, जिससे भारत कमज़ोर हुआ और समाज को जाति और धर्म में बांट दिया। आज फिर मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के, चूँकि हमारे पूर्वज बौद्ध थे और जब भारत बौद्ध में था तो भारत दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। तो हम चाहते हैं अगर भारत गौरवशाली राष्ट्र पुनः बने तो हमें बौद्ध में भारत का निर्माण करना होगा, जो बाबा साहब का सपना भी था और हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। अब हम पूरे देश में अपने लोगों को बौद्ध धर्म में आने के लिए, बौद्ध धर्म कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। बौद्ध धर्म एक जीवन की कला है, तथागत बुद्ध के वो सिद्धांत हैं जो व्यक्ति के जीवन से कष्ट को दूर करते हैं। आपने 2025 का लक्ष्य रखा है अशोका विजयदशमी का, क्या आपको लगता है कि आप 2025 का जो आपने टारगेट रखा तब तक ये इतना बड़ा जो लार्ज आपने रखा है उसको कंप्लीट कर पाओगे? मुझे लगता है हम इसे कर पाएंगे, हम उसमें मेहनत कर रहे हैं। हमने मिस कॉल नंबर 1 जारी किया है 8800662528। इस नंबर पे जैसे ही कोई फ़ोन करता है उसको एक मैसेज आता है, उस मैसेज पे क्लिक करने से फॉर्म खुल जाता है, उसको अपनी फॉर्म में अपनी जानकारी भरनी है और उसको सबमिट कर देना है। इससे लगातार ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और मैं समझता हूँ जो बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्ध में बनाना, निश्चित तौर पर वो सपना हमारा पूरा होगा। आपने कहा कि बाबा साहब का सपना था कि भारत को बौद्ध में बनाना। आपसे पूर्व में जो नेता रहे, आपके समकालीन जो नेता हैं, वो लोग जो शेड्यूल कास्ट से खास तौर से हैं, जो SC/ST सीटों पर जीत करके आते हैं, वो लोग इस पर काम नहीं कर रहे हैं। आप इस पर काम करो। आपको नहीं लगता है जैसे जिस प्रकार से वो बहाना बनाते रहते हैं कि हमारे यहाँ अगली बार टिकट नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे बहाने होते हैं, आपको नहीं लगता कि आपके लिए भी एक्चुअली सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। हमारी प्रायोरिटी है कि जो बाबा साहब ने हज़ारों साल की गुलामी से हमें निकाला है, अपना पूरा जीवन हमारे लिए दिया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जो बाबा साहब चाहते थे कि इस कारवां को कम से कम पीछे मत जाने दो, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कारवां को आगे लेके जाएं और बाबा साहब का जो सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, उसको बनाने की दिशा में मेहनत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। आज यहाँ पर जैसे 3 मुद्दों की बात कही गई, खासतौर से जाति का जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। हर आदमी चाहता है कि जाति का जनगणना होनी चाहिए। 1921 के बाद में अब तक नहीं, 100 वर्ष के लगभग इस बात को हो गए। अंग्रेजों ने कराई थी, लेकिन वर्तमान जो सरकार भारत में चल रही है आज़ाद भारत में, तो उन्होंने नहीं कराई है। सरकार, केंद्र सरकार ने कह दिया कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो करा सकती है। आप दिल्ली सरकार, जनगणना स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने तो ये कहकर कि मतलब कहीं ना कहीं नहीं, तो वो डिसाइड कर देना, अधिकार दे दे सारे स्टेट को, फिर स्टेट करा लेंगे, दिक्कत क्या है उसमें। लेकिन सेंटर तय तो कर दे। सेंटर ऑर्डर क्यों नहीं निकालता? सेंटर बच क्यों रहा है? मैं कहता हूँ वो सेंटर नहीं चाहता ना जातिगत जनगणना हो। जातिगत जनगणना होगी तो फिर ये भी पता लगेगा देश के सारे संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है, फिर जिनके हक मरे वो लोग अपना हमारा कब्जा जो बना रहेगा, जनसंख्या, जातिगत जनसंख्या जनगणना हो जाएगी तो लोग अपनी ताकत के हिसाब से कहीं ना कहीं। मैं ये कहता हूँ देश में रहने वाले सभी लोग भारत के लोग हैं, सब भारतवासी हैं, तो सबको देश के विकास का जो हिस्सा वो सबके हिस्से में आना चाहिए। तो इसमें गलती क्या है? कुछ ही लोग सारे संसाधनों पे कब्जा क्यों रखे हुए हैं? मंत्री जी के साथ साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, चंद्रमणि पाटिल साहब बिहार से हैं। पाटिल साहब, आज जो ये प्रोग्राम हुआ, पटेल जी जिस प्रकार से आज ये प्रोग्राम ये हुआ है और जो मांगे हैं रखी गई हैं, कई मिनिस्टर भी आए हैं और सांसद भी यहाँ पर आए, आप भी बिहार से चल कर के आए, क्या लग रहा है कि इसमें इन फ्यूचर क्या आप लोग सफल हो पाओगे? हाँ बिल्कुल, 200% हमारी उम्मीद है कि सफलता हमें प्राप्त होगी। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, ये हमारे पूर्वज कह चुके हैं। जगदेव बाबू समय जो बिहार से, जहानाबाद से लीडर हुआ करते थे जी, और वो दिन आ गया है। हम लोग पानी से नहाने वाले लोग नहीं हैं, हमारा जो तबका है पसीने से नहाने वाले हैं। पसीने से जो नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, इस पे हम लोग भरोसा करते हैं। आप जगदेव बाबू कुशवाहा की बात कर रहे हो, मैं रामस्वरूप वर्मा को भी ले सकता हूँ, ललित सिंह यादव को भी ले सकता हूँ। उस समय के और कई नेता रहे जिनकी विचारधारा थी, लेकिन OBC समाज तो लग रहा है मंदिरों में घंटी बजाने में, वो अधिकारों की बात ही नहीं कर रहा। आप जैसे कुछ प्रबुद्ध लोग हैं जो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बाकी लोगों को तो मतलब ही नहीं है कुछ। समाज को कैसे तैयार करोगे? एक षड्यंत्र के तहत जातिगत जनगणना में अवरोधक है। वैसे आज के दिनों में जातिगत जनगणना बहुत जरूरी नहीं रही, इसलिए नहीं रही कि जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें हैं,
हम लोग को नौकरियां खत्म कर दिया। नौकरी खत्म हो गई तो फिर जाति जनगणना का कोई उपयोगिता नहीं रह गया। उपयोगिता तब है। तो फिर मांग क्यों कर रहे हो? मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि जाति जनगणना होगी तो हमारे अधिकार पता चलेगा, हमारा पॉपुलेशन कितना है ऑन रिकॉर्ड। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लीगली तौर पर ज़रूरत नहीं है। हम भी जनगणना करा के, जैसे भी द पीपुल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वह भी जनगणना करा के रिलीज कर सकती है कि हमारा ये पॉपुलेशन है। उसको मानेगा कौन? मानेगा देश मानेगी, देश मानेगी, देश मानेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर घोषणा करती है तो उसकी बातों पर अमल करना होगा। अगर किसी को विवाद है तो चैलेंज करे। अगर चैलेंज करे वो, अब सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करेंगे, वी द पीपुल सॉफ्टवेयर डेवलप एक करेंगे। सीधी सी बात है, ये जीवी और परजीवी के बीच की लड़ाई है। बिल्कुल। एक जीवी समाज है जो अपनी मेहनत से आजीविका कमाता है, एक परजीवी है जो उसकी मेहनत का हक खाता है। तो ये तो एक लड़ाई, जो हक खाने वाले लोग वो नहीं चाहते कि जाति का जनगणना हो। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, हम बिहार से आते हैं, मैं बिहार से आता हूँ। 1990 से अब तक शासन है, बहुजनों का है, बहुजनों का है। लालू प्रसाद यादव जी, जीतनराम, नीतीश कुमार जी, ऐसे सरीखे नेता लोग रहे हैं भी, आज वर्तमान में भी है। तो ये जातिगत जनगणना राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। इनको किसने रोका? अभी हमारा विभाग एक है, जल संसाधन विभाग। आप अगर जब सर्वे करेंगे, हमने जब RTI लगाई वहाँ पे सर्वे करी, 99% एक ही जाति के कॉन्ट्रैक्टर हैं जो 1 लाख से लेके आपका ये कहना है कि जो अगर सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं है तो वहाँ पर तो जातिगत जनगणना की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ये कहना है कि जो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ पर हमारा कब्जा, मतलब वहाँ पर हमारी प्राथमिकता हमारी वहाँ पर होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे साथ ये जो कब्जा है, ये परजीवियों का है। परजीवियों का है, जीविका अधिकार, और परजीवी अपना एंजॉय कर रहे हैं। जी। तो दोस्तों मेरे साथ माननीय मंत्री जी थे, जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, और बिहार से चल करके आए जो पैगाम संगठन है जिसके बैनर तले आज ये प्रोग्राम हुआ था। दोनों से बड़ी सार्थक बातचीत हुई। हमने मंत्री से ही बातचीत की 10 करोड़ बौद्धों के मामले पर, उनसे ही बातचीत की। हमारे दूसरे मेहमान थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, सभी लोग